Hello, dear friends. You are most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण 12 मई 2020। तो डियर फ्रेंड्स, आज के दिन कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वर्ल्ड में विश्व में टोटल 42 लाख केसेज हो गए हैं, जिसमें अमेरिका में लगभग 13 लाख केसेज हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो 70,000 केस का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। इंडिया में सबसे जो ज़्यादा केस हैं वो है महाराष्ट्र में लगभग 23,000। सेकंड पर है गुजरात 8,000, तमिलनाडु भी लगभग 8,000 है, और राजस्थान इसके बाद राज्यों में दिल्ली में लगभग 7,000 केसेज हैं राजधानी में। ये सभी कोरोना वायरस से रिलेटेड केस, थोड़ा सा बस याद रखना, धीरे धीरे ये ठेगा लॉकडाउन, इतना सा थोड़ा सा याद रखना, और इसमें कोई हमारे लिए काम की न्यूज़ नहीं है। निवेश बढ़ाने के लिए 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों की होगी पहचान, ये हम इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ इतना सा ये देखना कि निवेश क्या होता है, इतना सा आप जानना चाहिए आपको। 2 होता है किसी भी इकोनॉमी में, एक होता है कंजप्शन मीन्स उपभोग, और एक होता है निवेश इन्वेस्टमेंट। एक होता है निवेश, उसके बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आई इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना। अगर मैं हूँ, सोचिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख। मैंने क्या किया, एक गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर। एक 4 व्हीलर मैंने गाड़ी खरीदी, डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं, दिस वन। और मैंने ये 4 व्हीलर अपने घर के लिए खरीदी, तो घर के लोगों को मैं इसमें घुमाता हूँ, फिराता हूँ, जहाँ पर घूमना रहता है उसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ, बाकी मेरे घर पर ये खड़ी रहती है। तो ये है क्या, कंजप्शन मीन्स उपभोग। अगर मैं इसी गाड़ी को किस लिए खरीदता कि इसमें सवारियां मैं बिठाऊं, लोगों को ट्रैवलिंग करवाऊं और उससे पैसा कमाऊं, ये है निवेश। तो निवेश क्या होता है, जब हम कोई भी वस्तु या कुछ खरीदें किसी उपभोग के लिए नहीं, उपभोग में क्या होता है, खाया पिया पचाया, जबकि निवेश में क्या होता है, किसी उत्पादन के लिए उसी वस्तु से या उसी पैसे से हम उत्पादन करें और किसी वस्तु का, या उससे और पैसा कमाएं, इकोनॉमी में पैसा आए, इसको क्या बोलते हैं हम, निवेश। तो निवेश में और उपभोग में अंतर रहता है। अगर गवर्नमेंट बड़ी बड़ी मशीन लगा रही है, सड़कें बनवा रही है, उद्योग लगा रही है, तो ये क्या उसका निवेश। जबकि अगर गवर्नमेंट हाथों में, लोगों के हाथ में पैसा दे देती है, लोग उसको पैसों को लेकर अपने काम में लगा लेते हैं, कुछ भी करो, लेकिन गवर्नमेंट को उससे उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, कंजप्शन, उपभोग। तो ये याद रखना। अब यहाँ एक जो नेक्स्ट न्यूज है उसको थोड़ा सा इतना सा याद रखना कि यहाँ पर जानने की जरूरत है कि सामुदायिक संक्रमण मीन्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। एक और याद रखना कि मैं मेरा स्टडी IS STUDY स्टडी IS, उस पर द हिंदू एनालिसिस डेली आता है। मैं द हिंदू सुबह 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, लगभग 8 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद नोट्स बना के मैं वहाँ समझाता हूँ। जब मैं द हिंदू पढ़ता हूँ तो जो न्यूज़ मेरे दिमाग में रहती है कि कैसे द हिंदू को और दैनिक जागरण में मैं उन न्यूज़ को यहाँ पर लेके आऊँ और पता लगे कि दोनों में जो डिफरेंस है उसको मैं दैनिक जागरण में यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर क्या लिखा हुआ रहता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो आप याद रखना सामुदायिक संक्रमण क्या है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो वहां कुछ ऐसी न्यूज रहेगी, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपकी इच्छा हो कि द हिंदू एनालिसिस भी देखा जाए तो आप देख सकते हो वहां पर जाकर। तो डियर फ्रेंड्स, सामुदायिक संक्रमण क्या होता है, मान लीजिए यहां पर एक ये व्यक्ति है, पूरा जगह बहुत सारे लोग हैं जो इकट्ठे हैं या चल रहे हैं, सोचो। अब क्या हुआ, यहां पर कोई एक व्यक्ति है, सोचिए यहां पर, सॉरी पेन मैंने कलर चेंज करने की कोशिश की थी लेकिन कलर हमारा, यहां पर सोचिए कि ये पूरी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हैं, लेकिन एक कोई बीमार व्यक्ति है जिसको मैं ऐसे दर्शा रहा हूं कोरोना वायरस से, जो वायरस से संबंधित है, ये इनके बीच से निकल जाता है। अब इन लोगों को पता नहीं अब ये कोरोना वायरस से ग्रसित है, लेकिन इसमें लक्षण नहीं आए, क्योंकि 14 दिन तक ये लक्षण नहीं दिखाता है। अब ये यहां से निकल के चला जाता है तो इन लोगों को भी संक्रमण हो जाता है, लेकिन अभी इनको 14 दिन के बाद पता लगेगा। तो ये है क्या, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मींस जब व्यक्ति कोई संक्रमित हो लेकिन अभी तक उसमें लक्षण नहीं आए हो और वो दूसरे लोगों को संक्रमित करता रहता है, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और ऐसा कब होता है, जब बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो जाएं लेकिन उनके लक्षण ना अभी आए हों, तो वो क्या है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। माय डियर फ्रेंड्स,
ये नेशनल कैपिटल से संबंधित न्यूज है, इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपको अगर रियल में 4 चांद लगाने हैं किसी भी एग्जाम में, किसी पेपर में, जैसे अगर एथिक्स का पेपर आए, हमारा ऐसे का पेपर आए, या फिर हमारा कभी कभी हमारा कोई सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो या कोई मानविकी की विषय हो, वहाँ पर हमारे पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम ऐसी चीज़ों को जानें कि यहाँ हदीस क्या होती है, यहाँ पर हदीस क्या होती है, हदीस, उसके बाद रमजान क्या होता है, रमजान में रोजे में क्या, किस भावना से रखा जाता है, कुरान में क्या कहा गया है रोजे के लिए। ये छोटी छोटी सी बातें केवल पढ़ के छोड़ देना है। बाकी जैसे कभी लिखने का मौका मिले तो जब हम सभी धर्मों का, यहाँ हिंदू धर्म का लिख दिया कोई बात, एक जैन धर्म का लिख दिया, एक बौद्ध धर्म का लिख दिया, एक मुस्लिम्स का लिख दिया, तो ये जब चारों बातें लिख दी तो जो कॉपी चेक एग्जामिनर क्या सोचेगा कि बच्चा जो है वो सभी धर्मों के बारे में जानता है, मीन्स इसको कंप्लीट नॉलेज है। और ये ऐसा व्यक्ति प्रशासन में सभी जो कम्युनिटी है उनके काम आने वाला है। तो 1-2 नंबर आपको बढ़ा कर और देगा कि ऐसे को तो आईएएस बनाना जरूरी है। ऐसा कोई तो चाहिए आज के टाइम में जो ऐसे, क्योंकि हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ, और जो व्यक्ति विविधताओं को समझता है, जो विविधताओं की सम्मान करता है, ऐसों की आज जरूरत है। क्योंकि कम्युनल राइट्स आए दिन हमारे यहाँ सांप्रदायिक प्रॉब्लम्स है, तो उनको कैसे सुलझा सकता है, जो व्यक्ति इनको जानेगा तभी तो समझा सकता है। अगर मान लीजिए कहीं पर 2 कम्युनिटी है, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अगर एक आईएएस यहाँ खड़ा है या फिर आप आईपीएस हो, मान लीजिए आप इस धर्म की भी अच्छी बातें जानते हो, इस धर्म की भी, आपने बोलना स्टार्ट किया कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर महाभारत और रामायण इनकी बात बताने लगी, गीता की बात बनाने लगे, दोनों को आपने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो दोनों क्या खुश हो जाएंगे। बाद में आप उनको बहुत अच्छी बातें बताकर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो ये एथिक्स का पार्ट भी हो जाता है कि एथिक्स में अगर केस स्टडी आए तो उसको हम निपटा सकते हैं। तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, इसको कैसे पढ़ना है, कश्मीर में अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो एक तरफ हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा मीन्स हमारा इंटरनल सिक्योरिटी वाला बात आ गई, या इसको एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी जोड़ सकते हैं। सेकेंड जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर अधिकार। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक बार यहाँ पर हुआ क्या है कि तत्काल 4G इंटरनेट लाना है या नहीं, तो यहाँ पर 1-2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको। क्या क्या, बाकी आगे आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। एक कि इंटरनेट के कारण क्या हो रहा है, साइबर टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। कहां पर, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यूपीएससी कभी, जो परंपरागत आतंकवाद है उसकी जगह आजकल साइबर आतंकवाद, ड्रग टेररिज्म की अगर बात करें तो काफ़ी जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले एरिया में काफ़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई होती है। कहाँ, हमारे आपने देखा होगा उड़ता पंजाब, तो पंजाब में ड्रग्स की बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं में। वो कहाँ से आ रही है, पंजाब से, अफगानिस्तान, ईरान, ये रास्ता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर यहां पर ये इंडिया है, सोचो ये इंडिया का मैप पूरा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो यहां पर क्या है, पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों में क्या है, ड्रग की बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, मीन्स अफीम का उत्पादन होता है, अफीम। और यहाँ पर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यहाँ पर क्या होता है, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया, यहाँ पर क्या होता है, ड्रग्स का ज़्यादा कंजप्शन होता है। और इंडिया रह गया बीच में, तो यहाँ से बीच में से सप्लाई होती है, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते से सप्लाई होती है। तो इंडिया का कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट एंड यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट मिस अर्धचंद्राकार, और ये है गोल्डन चंद्राकार मिस गोल्डन ट्राइंगल मिस स्वर्णिम चतुर्भुज, तो स्वर्णिम त्रिभुज, तो गोल्डन ट्राइंगल। और यहां पर इसके बीच में इंडिया के होने के कारण यहां पर ये बड़ी थ्रेट है किसके लिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमारे यहाँ साइबर टेररिज्म, ड्रग टेररिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर आप कभी भी जब कंक्लूजन दोगे तो क्या दोगे, कहीं पर 2G इंटरनेट। यहाँ मामला क्या है कि क्या जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट शुरू किया जाना चाहिए, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। संतुलन मींस किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेट के द्वारा, नेट से जो लेन देन होती है, व्यापार होता है, आपको पता हो तो आजकल ई-कॉमर्स का जमाना है, तो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(g, ये याद रखना, 19(1)(g) एक फंडामेंटल राइट है जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी तरीके का व्यापार कर सकता है, किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है।
तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में, हाल ही एक निर्णय में कहा था कि 19(1) के तहत इंटरनेट के द्वारा व्यापार करना, व्यवसाय करना, उसका किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन अब यहाँ ये राइट नहीं दे सकते क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ जाता है। इसलिए दोनों के बीच में क्या करना है हमको, संतुलन। और जब कंक्लूजन लिखेंगे तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि अभी जो रोक है उसको हम ट्रायल बेसिस पर लागू कर सकते हैं। 3G फिर 4G मीन्स कुछ कुछ एरिया में जहाँ पर शांति है, धीरे धीरे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि मनाही कर दिया। तो हमेशा संतुलित आंसर ये जो है इसको हमको नहीं लिखना है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखना है हमको, एक कश्मीर वाला मामला है साइबर टेररिज्म, उसको हमको याद रखना है। उसके अलावा हमारे कुछ काम का नहीं है इस पेज पर। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट है, वैसे कोरोना को हराना 4th नंबर पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आरोग्य सेतु ऐप। ये द हिंदू में भी कई बार इस पर चर्चा हुई है। आरोग्य सेतु के बारे में आपको इतना सा जानना है कि ये मोबाइल ऐप है। क्या है? मोबाइल ऐप। इसको जब भी हम मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमारे मोबाइल नंबर मांगेगा, नाम पता ये सब ज़्यादा नहीं पूछता है। इसमें केवल हमारे मोबाइल नंबर से और कुछ, जब आप इसको खोल के देखोगे तो इसमें कुछ कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। जब इंफॉर्मेशन ले ली गई तो अब क्या होगा, अगर आपने डाउनलोड कर रखा है आरोग्य सेतु ऐप, किसी अन्य व्यक्ति ने भी डाउनलोड कर रखा है, साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है कि जितने भी क्वारंटाइन में रखे गए लोग, जो लोग संक्रमित हुए हैं, उनके सभी के डाटा आरोग्य सेतु ऐप में अपलोड कर दिए गए हैं। तो अब वो लोग किसी के संपर्क में आते हैं, हो सकता है आप अब ब्लूटूथ से 2 मोबाइल जुड़े हुए रहेंगे, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। आप सोचो मार्केट में घूमने गए हो, बाद में आप पकड़े गए कि आपको कोरोना संक्रमण हो गया। सॉरी, हो नहीं ऐसा, लेकिन जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो गया, ये इसका मोबाइल किस किस के संपर्क में गया था, ब्लूटूथ से ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर जब तक संक्रमित हुआ उससे पहले कितने कितने लोगों के पर पास में गया था। उस आधार पर जिन जिन लोगों के पास में गए थे उनको आरोग्य सेतु ऐप क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा कि आपको भी कोरोना होने का चांस हो सकता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस समय उस व्यक्ति के संपर्क में आए हो, तो आपका चांस है जितना, तो होम क्वारंटाइन किया जा सकता है उन व्यक्तियों को। तो इसलिए ये क्या करे, ये जो ऐप है वो क्या करता है, ट्रैक करता है कोरोना वायरस के संक्रमण को कि कितना हो सकता है, किसी व्यक्ति को कितने चांसेज हैं। इसलिए इसकी जो न्यूज में है वो क्यों है कि इसमें काफ़ी डाटा है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट की बातें आती है। के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट क्या था, 2017 में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्राइवेसी है, चाहे वो प्राइवेसी आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, आपका लिंग की तरफ आपका रुझान है, या फिर हो सकता है कि आप क्या नाम से किस पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते हो, ये सभी बातें, या आपके नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, ये सभी क्या आपकी प्राइवेसी। तो इस के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपकी प्राइवेसी है वो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो उसी का हवाला दिया जाता है कि गवर्नमेंट जो ऐसा डाटा इकट्ठा कर रही है वो गलत है। लेकिन मेरा कहना ये है कि यहाँ सीधा सीधा जब गवर्नमेंट ने इस ऐप को लेके आई थी तो सीधा बोल रही है कि जितने भी आपके डाटा हैं वो एनक्रिप्टेड है, मिस कोडिफाइड है, उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आपको केवल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। तो याद रखना, इसमें क्या क्या याद रखना, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना, 2 काम हो गए, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा यहां पर कुछ भी आपको याद करने लायक नहीं है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर ये प्रधानमंत्री जी की कई लोगों से बात हुई है, तो इसको जस्ट आप पढ़ के छोड़ सकते हो, बाकी कोई काम का नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है वंदे भारत मिशन। ये आपको याद रखना। वंदे भारत मिशन क्या है, ये इंडिया और इंडिया से बाहर जितने भी देश हैं वहां पर अगर इंडियंस फंसे हुए हैं तो उनको इंडिया लेके आना एरोप्लेन्स के द्वारा। तो ये क्या है, वंदे भारत। हो सकता है एरोप्लेन्स के लिए लेके आए, या फिर जो जलयान हैं, जलपोत हैं, उनके द्वारा भी लेके आ सकते हैं। तो उनके द्वारा पूरे वर्ल्ड से जितने भी लोग हमारे फंसे हुए हैं उनको इंडिया में लेकर आना क्या है, वंदे भारत मिशन। तो उसको याद रखना। इसके बाद हर्ड इम्यूनिटी, कोई मतलब नहीं है, इनसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल न्यूज पेज नंबर 7 पर हमारे लायक ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसको हम पढ़ें, सो नो नीड। यहां पर पेज नंबर 8 पर लॉकडाउन से निकलने की राह, जस्ट पढ़ के छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी ने कामयाब की मिसाल, जितना भी हम सुन रहे हैं सब वही बातें की है इन्होंने, जेपी नड्डा साहब ने, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
मजदूर आपूर्ति करने की मजबूर राज्य, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ मजबूरी बता रहे हैं कि क्यों हमको जरूरत है। ऐसा आंसर में आप जनरली पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते। आपको हमेशा पैशनेट रहना है, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखना है, आपको हमेशा बैलेंस दिखना है, आपको हमेशा मोटिवेट दिखना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी दिखनी है किसमें, आंसर्स में। ऐसे नहीं कि मजबूरी वाली हमारी ये है वो है, रोना धोना आंसर्स में करना ही नहीं है। आपको हमेशा अच्छा वाला आंसर दिखना है। कृषि पर ध्यान देने का समय कोई मतलब नहीं है, आप जस्ट पढ़ सकते हो। यहाँ पर स्पेशली कहाँ से संबंधित है, प्रदेश, स्पेशली उपजाऊ हालात में प्रदेश की आर्थिक गति को सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं। ये नॉर्थ जो भी है पहाड़ी क्षेत्र है उनसे, स्पेशली इंडिया के लिए नहीं है, उत्तराखंड के लिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। घरबंदी में खुशी को तलाशता समाज, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ के ऐसे छोड़ सकते हो, मजे के लिए पढ़ सकते हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। प्रवासियों के विषय में सोचने का समय, तो प्रवासी कौन है, जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए आप सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखना, एक आपको याद रखना है यंग इंडिया। संविधान की मूल इकाई बनना चाहते थे कौन, गांधी जी चाहते थे कि संविधान की मूल इकाई व्यक्ति बने। यहाँ पर एक यंग इंडिया बस पढ़ लेना कि यंग इंडिया किसने लिखी है, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ के छोड़ देना ताकि थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा कि क्या क्या कहना चाह रहा है राइटर, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्यों उपेक्षित है आरोग्य मेरुदंड, केवल नर्सेज के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन डाटा यहाँ से बिल्कुल नहीं लेना कि कितनी नर्सेज है, डाटा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल इतना सब एक पॉइंट कभी भी लिख सकते हो कि हमारा जो नर्सेज है, डॉक्टर्स के बाद जो सेकंड लाइन आती है हमारे प्रोटेक्शन में, हेल्थ में, उनको भी सब अच्छा वेतन मिलना चाहिए, उनके प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए और उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट सिर्फ इतना सा आप लिख सकते हो। यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है निवेश, मैंने पहले ही बता दिया था। यहां पर इतना सा याद रखना, आप थोड़ा सा याद क्या रखोगे कि हमारे जब भी आपको आए कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, हमारा जीडीपी है, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, जीडीपी को हम कैसे बढ़ाएं, तो एक आप जो पॉइंट लिख सकते हो कि इन क्षेत्रों में हमको निवेश करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा उत्पादन दे सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल मीन्स जो दवाई उद्योग है, मेडिकल डिवाइसेज, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल, लेदर, टेक्सटाइल, इन सभी क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, इनमें हमारा जो श्रम ज़्यादा है, श्रम उसको हम खपा सकते हैं, मीन्स जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर खपा सकते हैं, क्योंकि ये श्रम आधारित उद्योग हैं, तो यहाँ पर श्रम को लगा सकते हैं ऐसे उद्योगों में। तो आप याद रखना यहाँ पर निवेश क्या है, मैंने पहले आपको बता दिया, निवेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेज नंबर 11 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर सिर्फ एक आप याद रखना, ई नेम ये आया है, यहां से यूपीएससी 2016 में ई नाम, ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यहां क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई राज्य है, एक राज्य, दो राज्य, तीन, ये कोई यूपी है, एमपी है, ये तमिलनाडु है, यहां पर क्या होती है, लोकल मंडी जो होती है उनको बोलते हैं APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो जो APMC रहती है, इस राज्य की किसी अन्य राज्य की APMC है, उन सभी को जोड़ देना, उन सभी राज्यों की APMC को जोड़ देना। अब इसको समझो कैसे क्या होता है ये। अगर राजस्थान की कोई APMC है, मान लो APMC एक राज्य में कई सारी होती है, और ये किसान है, खेत, उसने क्या हो गया, बहुत सारी फसलें उगाई और इसके गेहूं हो गया बहुत सारा, अगर इसके 10 टन गेहूं हुआ है तो ये अगर इसको बेचना चाहता है डायरेक्टली किसी कस्टमर को तो नहीं बेच सकता। पहले क्या करना पड़ेगा, किसान को इसको APMC मींस मंडी में बेचना पड़ेगा, वहां से व्यापारी खरीदेगा और व्यापारी से कोई थर्ड पार्टी पर्सन जो खरीदना चाहता है वो खरीद पाएगा। तो किसान की मजबूरी है इन मंडियों में बेचना, और यहाँ पर बहुत सारा खर्चा भी आता है किसान को, किसान की मजबूरी है। अब क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इन जो APMC है, इन सभी APMC को आपस में जोड़ दिया है, और होगा क्या कि जब आसपास किसान की जो APMC जिस पर्टिकुलर स्टेट में रहेगी वहां पर ही बेचना मजबूरी है, चाहे उसको अच्छा दाम मिले या ना मिले। अब क्या होगा कि यहां पर कोई, अगर मान लीजिए तमिलनाडु की APMC है और ये राजस्थान की APMC है, किसान का खेत यहां पर है, किसान गया अपने राजस्थान की APMC मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मीन्स लोकल मंडी जो है वहां पर, उसको लगा कि उसका गेहूं का दाम यहाँ 15 रुपये kg है, उसने पता किया कि तमिलनाडु की जो मंडी है उसमें उसको 20 रुपये kg मिल जाएगा दाम, तो वो क्या करेगा, यहाँ से बैठा बुटाई वहाँ के व्यापारी से क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा किसान, और वहाँ डायरेक्ट सेल कर देगा और उसको पैसा अपने पेमेंट मिल जाएगा। तो ये क्या है, पूरे इंडिया का जो मंडियाँ हैं उसको आपस में जोड़ने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है,
जिसके द्वारा पूरे इंडिया में एक ही मार्केट बन गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सभी मंडियां जुड़ गई है। तो इसके द्वारा अब किसान को क्या होगा, अपने उत्पादन जो उसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से अब उसको पैसा मिल जाएगा। और यूपीएससी में 2 स्टेटमेंट्स इसमें आए थे। और सबसे मेन जो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें केवल और केवल एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है, मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो पशुपालन भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का कोई और भी हो सकती है चीज़ें, जैसे कोई गेहूं हो सकता है, ज्वार बाजरा, ये सभी मक्का, पल्सेज, उन्हीं को बेचा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसान चाहे सोना चांदी भी बेच दे, ऐसा नहीं है, केवल एग्रीकल्चर वाली वस्तुएं। तो ये इतना सा आप याद रखना, हमारे लिए ई नेम इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ इतना सा ही जानने वाली बात है जो हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगेन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कोई मतलब नहीं हमको, यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना से याद रखना, ये हमेशा जब भी आप पढ़ोगे तो ये हमेशा काम आ सकती है। अब ईरानी मिसाइल ने ओमान की खाड़ी, तो याद रखना कि ओमान की खाड़ी कहाँ है, ओमान कहाँ है, ये आपको याद रखना। सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पर यमन, फिर ओमान। तो यहाँ पर क्या है, ये गल्फ ऑफ पर्सियन मिस फारस की खाड़ी, और उसके यहाँ पर क्या है, जो ओमान है उसके ऊपर क्या है, ओमान की खाड़ी, और यहाँ पर फिर अरब सागर आ जाता है, हिंद महासागर का पार्ट। तो ये मैप, आप मैप के द्वारा इसको क्या करोगे, मैप अब आपका खत्म हो जाएगा कि ओमान की खाड़ी कहाँ है, पर्शियन गल्फ कहाँ है, सऊदी अरबिया कहाँ है, सऊदी अरबिया के नीचे रेड सी है वो कहाँ है, रेड सी के यहाँ पर यमन है, यमन में एक संकट चल रहा है, यमन में संकट चल रहा है, हाउदी विद्रोही, आपने कई बार सुना होगा हाउदी विद्रोही, यमन में प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर बाब अल मद्दाब है जो इंडिया के लिए व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रेड सी है वो स्वेज नहर से जुड़ती है, स्वेज नहर कहाँ जुड़ती है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से किस किस देश की बाउंड्री लगती है, ऐसे धीरे 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 करके बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता जाएगा। तो ओमान की खाड़ी आप जानोगे, ओमान की खाड़ी कहाँ है, किसको किससे जोड़ती है, अरब सागर को पर्शियन गल्फ से, तो ये आप जानोगे। तो ये ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका पैदा होता जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने से। और हमको क्या याद रखना, लास्ट एंड फाइनल, यहाँ पर टेरर फंडिंग आप जानते हो कि टेरर फंडिंग क्या होती है, टेररिस्ट को फंडिंग करना, मीन्स टेररिस्ट को पैसा देना, उसको बोलते हैं टेरर फंडिंग। बस इतना सा आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको जो याद रखनी है एक इंपॉर्टेंट, बस इसको पढ़ के छोड़ देना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसी के नाम से क्या बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है। तो ये आप याद रखना। इसी रेड क्रॉस से भी इसको नवाजा गया था। यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आए महिलाओं का वर्ल्ड में योगदान, तो इसका नाम एक आप नाम लिख सकते हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज रहती है जब नाम बताना आपको। रास बिहारी बोस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देना कि गदर षड्यंत्र, आजाद हिंद फौज। जब भी आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न पढ़ोगे तो जैसे ही रास बिहारी दिखेगा तो आपको खुशी होगी कि अरे ये मेरा पढ़ा हुआ था दैनिक जागरण में। तो आप लिंक कर पाओगे चीज़ों का इंटरेस्ट, ताकि आपको रिकॉल ज़्यादा होगा, फिर आपको ज़्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आपको, तो गदर षड्यंत्र, आजाद हिंद फौज में इनकी भूमिका थी। तो बस इतना सा क्वेश्चन दे देगा, ये गदर षड्यंत्र से जुड़े हुए थे, इनका आजाद हिंद फौज के गठन में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज हमने क्या किया है, दैनिक जागरण एनालिसिस। उसके अलावा कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमारी इंपॉर्टेंट हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, आप एंजॉय कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। आप भी सफल होंगे और मुझे भी खुशी होती है जब मैं आपके लिए ऐसा काम करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।